तो हम लोग जो देख रहे हैं न्यूमेरिकल, इससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है और इससे पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम क्या होगा। बहुत आसान है, क्रिटिकल एंगल इज 60 डिग्री और मुझसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। जैसे कि हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ IC इज इक्वल्स टू 1/μ। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/μ। साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2 इक्वल्स टू 1/μ। देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ μ इज इक्वल्स टू 2/√3। दिस इज माय आंसर। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो दिया गया है 1.5 एंड दैट ऑफ वाटर आपको दिया गया है 1.33। ओके, द क्रिटिकल एंगल विल बी व्हाट? देखो, क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ग्लास एंड वाटर में ग्लास एक डेंसर मीडियम है, वाटर एक रेयर मीडियम है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देयरफॉर IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब वाटर चला जाएगा ऊपर, साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखूँगा तो 1.5 मतलब ये होता है आपका 3/2 और ये होता है 4/3। तो आई कैन गो फॉर IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/3 3/2। ये हो जाएगा देयरफॉर IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 8/9। ओके, similarly if the speed of light in ice is 2.3 into 10⁸, what is the refractive index of the critical angle of incidence of light going from ice to air? अच्छा ठीक है, velocity of light in ice आपको दिया हुआ है, मतलब डेंसर मीडियम दिया हुआ है आपको। तो IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 चलो ठीक है, उससे दो चीज़ें पूछ लिया ना उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछा, तो मुझे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो म्यू इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸, क्योंकि हमारा पास क्या है, नहीं फर्स्ट मीडियम क्या है आपका? एयर है। नहीं, मगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर लेते ना अपन, तो पहला मीडियम, पहला नहीं मतलब आपको रेयर मीडियम लेना पड़ेगा। 3 × 10⁸, 2.3 10⁸। ओके ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2.3। इसको ऐसे ही रखो मेंटेन, कहाँ करेंगे इसको। अब आपको IC इज इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको? साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1/3/2.3। 2.3 जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 3। देखो IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2.3 डिवाइडेड बाय 3। तो IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, देखो कितना है, थ्री 8 है ना, 3 7 से 21, तो 0.76 21 दो बचेंगे, 0.766, तो 0.767 ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगले सेट ऑफ 3 प्रॉब्लम्स। अ लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x distance in time t2 seconds in a medium, the critical angle। देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा डिस्टेंस x यानी c इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं?
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x इज इक्वल, हाँ ठीक है, c की वैल्यू डालता हूँ मैं, c इज इक्वल्स टू x अपॉन t1 लिख सकता हूँ मैं, और वेलोसिटी इन द मीडियम को मैं लिखूँगा 10x अपॉन t2, है ना। आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा गया है, तो जब मैं क्रिटिकल एंगल के लिए जाता हूँ तो आई सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयरर मीडियम, तो 1 अपॉन सी अपॉन वी एम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द मीडियम, नॉट वैक्यूम, मीडियम, साइन इनवर्स ऑफ वी एम अपॉन सी, तो साइन इनवर्स ऑफ वी एम कितना है बेटा 10x अपॉन t2, और ये कितना है x अपॉन t1, x और x हुआ कैंसिल, चला गया ऊपर ये t1, तो साइन इनवर्स ऑफ 10 t1 अपॉन t2, ये आ जाएगा IC, ओके, 10 t1 अपॉन t2, दिस इज इट। तो जैसे कि हमने ये देखा है ना, ये आई थिंक शायद से अपने नीट में भी आया था ना, अपन ने क्लास में डिस्कस भी किए थे, और वही आया था क्वेश्चन नीट में भी। अब आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट बहुत इजी है, व्हेन अ रे इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम 6000 टू 4000 एंगस्ट्रॉम डिग्री, तो उसने पूछा है क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम विल बी, इंटरफेस विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम लोग जानते हैं कि भाई आई सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है, तो इट विल बी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर टू द डेंसर। तो फिर जब मैं यहाँ लिखूँगा साइन इनवर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर, तो व्हाट अबाउट दिस साइन इनवर्स, व्हाट अबाउट द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होती है, तो 4000, तो 4000 अपॉन 6000 यानी कि 2/3, तो साइन इनवर्स ऑफ 2/3, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, सी ऑप्शन। अच्छा देखो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये आ सकता है एग्जाम में, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन भी है ये। A ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. The reflected ray refracted are mutually perpendicular to each other. What is the value of critical angle in that particular medium? ये आपको याद होगा, ब्रिस्टल्स लॉ से रिलेटेड है ये, हम लोग उसमें ब्रिस्टल लॉ में हम लोग ने प्रूव किए थे कि tan ऑफ I, कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकेंड पक्का, tan ऑफ I इज इक्वल्स टू म्यू होता है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ये डेविड ब्रिस्टर के ब्रिस्टल्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा था कि ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है इसे, और यहाँ पर tan ऑफ I इज इक्वल्स टू म्यू, क्या हो गया ऑल ओके, चक्कर आ रहे, दिखाई नहीं दे रहा, बीपी लो हुआ, उनको वो दो, जस्ट अ मोमेंट रुको, पानी दो जल्दी से। तो हम यहाँ थे, तो हमने ये देखा कि tan ऑफ I, a ray of light is traveling from denser to medium to strikes a rarer medium। अच्छा, डेंसर से रेयर में जा रहा था, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस आया था, इधर रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अरे काम की बात है भाई, फिर तो 1/μ लेना पड़ेगा आपको। देखो भैया, ये जो मैंने लिखा रिफ्रैक्ट, देखो आपका लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, डेंसर से रेयर, तो असल में ये फॉर्मूला जो अगर आप लगाएंगे डायरेक्ट पोलराइजेशन का, तो वो dμr हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, क्यों, लाइट असल में डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है ना, और उस वक्त ऐसा हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसलिए dμr लगाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा है कि फिर r/μd क्या होगा, r/μd जो रहेगा वो 1/tan I रहेगा, है ना। अब अपन जानते हैं कि भाई थीटा सी यानी कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल
ये साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर टू द रेयरर है, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1/tan ऑफ आई। तो साइन इनवर्स ऑफ tan ऑफ आई, तो देखो कौन सा आता ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आता। ये समझा ना, ये वाला पॉइंट इरेज कर दूं ना। इन केस अगर आपको ब्रूस्टर्स लॉ नहीं याद है तो ये कैसे आया, ये कि जो मैं लिखा tan ऑफ आई इज इक्वल्स टू म्यू, उस केस उसके लिए आई प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आर इज इक्वल्स टू 90 माइनस आई। तो फिर आर की जगह साइन ऑफ 90 माइनस आई डालो, साइन आई अपन कॉस आई इज इक्वल्स टू tan आई। क्योंकि आप डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं तो इसलिए tan आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर टू डेंसर, है ना। फिर उसका आगे का आपको मालूम है। ये ब्रूस्टर्स लॉ में हम लोग ऐसे ही करते हैं। अपन ने वेव ऑप्टिक्स पहले लिए, तो अब कैसा डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ये याद रखना, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर है तो साइन ऑफ tan ऑफ आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। हाँ, तो ये सीन क्या है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास। पहले वो कहाँ ट्रैवल कर रहा था, ग्लास, और ये मतलब नीचे का रीजन ग्लास है, ऑन हॉरिजॉन्टल ग्लास टू एयर सरफेस। और यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, एयर हुआ करता था। तो उस वक्त ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर था। मतलब ये लाइट ऐसा नहीं जाती थी, वो लाइट ऐसा जाती थी पहले, है कि नहीं, जब यहाँ पर क्या था, एयर। तो ठीक है, बाद में तुमने क्या करे, पानी डाल दिया उसमें, एक पर्टिकुलर लेयर के इतना, तो आपने तुमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब आगे का जो मीडियम है वो पहले के मुकाबले डेंसर हो गया, है ना। तो अब इस मीडियम के लिए या इस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो कुछ और होंगी, है ना। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है सिंपली, है ना, और ज़्यादा एंगल लगेगा आपको। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये 30 डिग्री था पहले, तो लाइट ऐसा यहाँ से जा रही थी, जब यहाँ पर क्या था, एयर। मैंने पानी डाला, आगे का मीडियम बढ़ गया, अब इसकी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, मान लो 40 डिग्री हो गई। अब तुम 40 के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो ऐसा ट्रैवल करेगी, 40 के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो फिर वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। मगर मैंने ये रे ऑफ लाइट की एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदला नहीं, वो 30 का 30 ही है कि नहीं। तो जाहिर बात है अब ये ऊपर वाली लेयर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब लाइट यहाँ से नहीं जाएगी, वो सीधा जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हैं तो लाइट जो नॉर्मल से दूर हटती है वो बेसिक रूल फॉलो करेगी, नॉर्मल से दूर हट गई, बस ये करिए ना। अब इसके आगे क्या हुआ, वो यहाँ गई, वो पता नहीं अपने को, वो उसके लिए देखना पड़ेगा उसको। तो बोले कैसे देखेंगे, बोले सबसे पहले जो पहला डेटा दिया हुआ है उससे मुझे क्या पता चल सकता है, मुझे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता चल सकती है ना। कि चलो मैं मान के चलता हूँ ऐसा कि आपकी लाइट ग्लास से एयर में जा रही है ना, ग्लास से एयर में जा रही है, तो मैं बोलूँगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या रहेगा, 3/2, तो 3/2। तो साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2/3। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2/3। अब क्या हुआ कि लाइट, मैंने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद क्या हुआ कि भैया ये लाइट, अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था वो थोड़ा सा ऐसा आ गया। अब इसके बाद अगर मैं बोलूँगा अच्छा मुझे अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, बोले मुझे ये कैलकुलेट करना है। बोले ये क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, और फिर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा के ये निकाल सकता हूँ। तो पहले तो इसकी खोज करता हूँ मैं। देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, असल में आप पानी, ग्लास से पानी में जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा देखो अब अगर मैं ग्लास से वाटर में जा रहा हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ग्लास टू वाटर जा रहे हैं ना, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो साइन ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ आर, है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी अपॉन साइन ऑफ आर। अच्छा म्यू डब्ल्यू कितना बेटा, 4/3, ये कितना है 3/2। साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 2/3 अपॉन साइन ऑफ आर।
ठीक है, तो देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये 3/2 को उधर लेके जाऊँगा तो ये 2/3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3/2 2/3 के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ऑफ आर जो है वो 3/4 होगा। ये साइन के साथ ही मेंटेन रखो उसको, कुछ वो टेंशन नहीं है अपने को। अब ये आ गया अपना साइन ऑफ आर। अब देखो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगली लेयर के लिए वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यहां से आप कहां से कहां जा रहे हैं, वाटर से एयर में। तो अब मैं जा रहा हूं वाटर से एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ आर, है ना, ये जो है साइन ऑफ आर कहलाएगा। और चलो ये एंगल को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इमरजेंस करके, तो वो हो जाएगा साइन ऑफ ई, ओके, या फिर साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, या जस्ट एम यू डब्ल्यू बोल सकता मैं, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा ऑर्डर को। तो साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ आर कितना है 4/3, और ये कितना होता है 3/4 है, सॉरी, हाँ 3/4 है, और ये 4/3 है। तो ये उधर जाके भी ये फिर से कट जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो साइन ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ई इज इक्वल्स टू क्या है 90 डिग्री। मतलब ये असल में जब ये बाहर निकलेगा तो आपका रे ऑफ लाइट ये कुछ इस तरह से बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा स्टार्ट है। मतलब ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा ये, ठीक है, लिख लो, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, देखो फिर से देखते हैं। हुआ ये कि उसने पहली कंडीशन ये दिया कि मैंने क्या किया था, जब लाइट को ग्लास से एयर में पास किया था तब नहीं, पहले एयर है यहाँ पे, तो जब पहले ग्लास से एयर में पास किया तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो क्रिटिकल एंगल के बराबर था। मतलब तब ये लाइट ऐसा आ रही थी, मैं डॉटेड में बताता हूँ, तब ये लाइट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही थी तब, है ना। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बाद में। तो अब ऐसा है कि आपने फिर पानी डाले यहाँ पर लेयर, वाटर की लेयर डाले। अब ऐसा है, उससे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है। अगला मीडियम डेंसर होने की वजह से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ गई तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो अब इस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ कि लाइट इस तरह से सादा जो रिफ्रैक्शन होता है वैसा आगे जाएगी। तो वो बोल रहा है कि अब यहाँ से कितने एंगल से निकलेगी, तो कैसे निकालूंगा। तो मैं बोलूँगा एक काम करो, पहला जो डेटा दिया है ग्लास टू एयर, है ना, तो मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन सी इज इक्वल्स टू 1/μ। उससे पता चलता है कि साइन सी की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है बेटा, 2/3 आ रही है ना। ये मेरे काम की चीज़ है, आगे ज़रूरत पड़ेगी। बाद में सीन क्या हो गया, बोले देखो बाद में तुमने पानी डाल दिया, तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अभी भी वही है, उसमें कोई बदलाव आया ही नहीं। और ये रहा तुम्हारा अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है मुझे, क्योंकि अगर ये पता चला तो ये पता चल जाएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से ये दोनों भी कैसे रहेंगे, सेम। तो ये पता लग गया तो ये पता लग गया, और ये पता लग गया तो स्नेल्स लॉ लगा के ये पता चल जाएगा। तो मैंने पीछे पढ़ा, ठीक है, अब लगाओ साइन स्नेल्स लॉ लगाओ। आप ग्लास से वाटर में जा रहे हैं तो G/μ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो जैसे हम जानते हैं μW/μg होता है फिर, तो μW/μg साइन C अपॉन साइन R। साइन C की वैल्यू कितनी है 2/3, वो यहाँ पर डाल दो, μW की वैल्यू 4/3 डालो। अब ये 3/2 जो है μg की वैल्यू जब इधर जाएगी 2/3 3/2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 1, तो साइन R की वैल्यू रह जाएगी 4/3, सॉरी 3/4, है ना। 1 साइन R 4/3 है, तो साइन R कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा ठीक है, चलो ये भी पता चला गया कि मुझे साइन R की वैल्यू क्या है, ये है 3/4। अब आगे क्या, अब हमको इस सीन पे जाना है। अब आप पानी से एयर में निकल रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी रहेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर रहेगा, और यहाँ से आने वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ई पकड़ के चलो, तो यहाँ आर इस मिड लेयर के लिए या इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो मैं जब स्नेल्स लॉ लगाता हूँ भैया, मैं वाटर से एयर में जा रहा हूँ, W/μ साइन R अपॉन साइन E, है ना, ये समझा ना, क्योंकि R इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस है
और ई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं साइन ई अपॉन साइन आर करूंगा तो क्या आएगा, तो वो आएगा 1 अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, जिसको अपन 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू लिख सकते। तो फिर ये ए म्यू डब्ल्यू हो गया जो कि 4/3 रहेगा। साइन आर बेटा कितना है 3/4, वो 3/4 की वैल्यू डालो, इधर जाके वो हो जाएगा 4/3 से कैंसिल होकर बन जाएगा 1, यानी ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। देखो, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा फॉर विच लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस। देखो कैसा है, सिंपल सी बात है, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते 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 चले जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता 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 चला जाएगा। कभी ना कभी ऐसा होगा कि देखो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो वो लाइट जो ऐसा आर पार जा रही थी वो सीधा ऐसा आ जाएंगी। जब वो इंटरफेसिंग सरफेस के साथ ट्रैवल करती है तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि अब यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का सफ़र शुरू हो गया है ना। तो हम जो क्रिटिकल एंगल को या स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, है ना। तो हमको बस ये पता लगाना है कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक और शायद से मॉड्यूल में भी है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसी मेथड से सॉल्व करना है, बस ये शायद से वैल्यूज़ अलग अलग है यहाँ पर, है ना। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो बहुत आसान है ये। मैं पहले तो बात बेसिक से बात बोलूँगा यहाँ पे, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए थीटा डबल डैश जो है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल के लिए। अगर थीटा डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है तो ये पॉसिबल है, यानी कि साइन ऑफ थीटा डबल डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ आई सी। ठीक है, चलो मान लिया। अब हम लोग को भैया क्या पता लगाना है यहाँ पे कि हमको ये थीटा की वैल्यू पता लगाना है, किससे? हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ थीटा डैश, देखो थीटा डबल डैश, मुझे यहाँ से साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा डैश ये मिल जाएगा आपका म्यू अपॉन 1.25, है ना। साइन ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा डैश 1.25 अपॉन 1, यानी कि 1.25। अब मुझे ये निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब ये कैसे निकाला जाएगा? अब मैं अगर कहूँ कि चलो ठीक है, साइन थीटा निकालने के लिए मुझे थीटा डैश की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। साइन थीटा निकालने के लिए या साइन थीटा डैश की ज़रूरत पड़ेगी, थीटा वो निकालना है तो थीटा डैश लगेगा। तो अब साइन थीटा डैश की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? साइन थीटा डैश, और साइन थीटा डैश के लिए मुझे साइन थीटा डबल डैश और थीटा डैश के बीच का रिलेशन चाहिए होगा। इनके बीच का क्या रिश्ता है? तो चलो देखते हैं क्या रिश्ता है इनके बीच में। थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री पे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा डबल डैश। थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90, 180 में से 90 का 90 माइनस थीटा डबल डैश। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फिर उसके बाद साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डैश, तो अगर मैं साइन थीटा डैश बोलूँगा अगर, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा डबल डैश, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा डबल डैश, ये इक्वल टू है साइन थीटा डैश, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि चलो ठीक है, और अगेन जैसा कि मैंने कहा, सिंस साइन थीटा डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, यानी कि 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो कि क्या हो जाएगा 1.25।
तो अगर ये ऐसा है तो अब अगर मेरे पास साइन थीटा डबल डैश की वैल्यू है तो उससे मैं कॉस थीटा डैश की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एक तो ये एंगल अगर थीटा डबल डैश है तो उसका ऑपोजिट साइड 1 है और एडजेसेंट साइड सॉरी हाइपोटेनियस 1.25 है। तो मुझे x निकालना पड़ेगा पहले तो। हाँ यार वो ज़्यादा आसान रहेगा, 4/5 हो जाता फिर वो। हाँ 1/5/4 तो ये हो जाएगा 4/5। अब ये साइन थीटा डबल डैश 4/5, इसका आंसर मालूम नहीं, tan का होता वो। तो चलो ठीक है, मैं अगर देखूं नहीं ऑपोजिट साइड, हाँ 3/5 है बस, थीटा डबल डैश ये है तो अब जाहिर बात है ये 3 हो जाएगा फिर। तो कॉस ऑफ थीटा डबल डैश हो जाएगा आपका 3/5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ठीक है कॉस ऑफ थीटा डबल डैश ये 3/5 है, जो कि किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा डैश के बराबर है ना। कॉस ऑफ थीटा डबल डैश किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा डैश के बराबर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो ये कहाँ से आया, तो ये फ्रॉम 2 आया, ठीक है। अब इसके बाद देखो फ्रॉम 1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा डैश और मल्टीप्लाई बाय 1.25, मल्टीप्लाई बाय 1.25। ओके ठीक है। और बाद में अगर मैं बोलूँगा कि ये कितना है, साइन ऑफ थीटा डैश कॉस ऑफ थीटा डबल डैश यानी 3/5 के बराबर है। 3/5 1.25, 1.25 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 125 यानी कि 0.25। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यानी कि 3/4। तो 3/4 कुछ एंगल बनता के साइन ऑपोजिट नहीं बनता, नहीं 3/5 होता है 37 डिग्री। कौन सा वाला तुम ये, हाँ डायरेक्ट वहाँ डाल के। किसकी बोल रहे आप, किसकी वैल्यू आ रही है 53? एक मिनट, फिर से बोलिए। साइन थीटा, हाँ 4/5, थीटा 53 डिग्री है, थीटा डबल डैश 53 डिग्री है, हाँ। और थीटा डबल डैश अगर 53 डिग्री है तो थीटा डैश 37 डिग्री होगा, हाँ। और थीटा डैश अगर 37 है तो डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं अपन, हाँ ये भी है, डायरेक्ट आंसर वही आएगा अगर। सो देखते हैं उस हिसाब से करके देखेंगे। तो अगर जैसा आपने कहा कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो इससे इम्प्लाई ये होता है कि थीटा डबल डैश क्या है आपका 53 डिग्री है ना। और अगर थीटा डबल डैश 53 डिग्री है तो थीटा डैश 37 डिग्री हो जाएगा। तो फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा डैश, तो साइन ऑफ 37 डिग्री। तो 1.25 इंटू साइन ऑफ 37 क्या होता, 3/5। तो 3/5 आ रहा फिर वो, तो मेरा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ फिर यहाँ पर कहीं। ये 5/4 नहीं 3/4 ही है, हाँ। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, जो कि हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। आंसर चेक कर लेता एक बार में, वही है, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4। चलो ये रहेगा मिनिमम एंगल, लिख लो ये पूरा। क्या चीज़?